Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about figure of speech. In this lecture, we will learn one of the most important figure of speech and that is a metaphor. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमें अलंकार के बारे में क्या बताती है। तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि अलंकार होते हैं, हम सभी जानते हैं। अभी अलंकारों की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन कहती है इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे। अलंकार मतलब कि एक ऐसा जरिया, एक ऐसा रास्ता ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। एक्सप्रेस करना मतलब कि प्रकट करना। क्या प्रकट करना? अपने अंदर के जो भाव होते हैं, अपने अंदर की जो इमेजिनेशन होती है, उसे कहने का एक जरिया है। मतलब कि जिस वे से हम कहते हैं उस वे से न कहते हुए किसी अलग ढंग से, अलग तरीके से लोगों के सामने जब रखते हैं तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल उन वाक्यों में होता है। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सो नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। पर फिगर ऑफ स्पीच का हेतु क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उससे क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए पर्पस हमें बताता है फिगर ऑफ स्पीच का टू ऐड द ब्यूटी एंड वेराइटी इन स्पीच। मतलब कि हमारे बोलने के जो तरीके होते हैं, जो कुछ हमारा बोलने का तरीका होगा, उस तरीके में सुंदरता ऐड करनी है। मतलब कि और सुंदर तरीके से हम उसे लोगों के सामने रख सकते हैं, और अलग तरीके से एंड वैरायटी। जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वैसा न करते हुए अगर आप फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही सुंदरता से, अलग तरीके से अपने भावों को, अपने इमेजिनेशन को लोगों के सामने रख सकते हो। ये हुआ पहला पर्पस। दूसरा पर्पस है टू मेक अवर स्पीच मोर इम्प्रेसिव। जो कुछ हम बोलने जा रहे हैं उसे और प्रभावी तरीके से अगर आप बोलना चाहते हो तो फिगर ऑफ स्पीच की आपको आपके बोलने के तरीके में, उसके वे में ज़रूरत पड़ेगी। सो दीज आर द टू पर्पस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। In today's video lecture, we are going to learn in details about metaphor. So metaphor को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले रूपक अलंकार की डेफिनेशन हम जानेंगे, समझेंगे, जिस आधार पर हमें रूपक अलंकार समझने में बहुत सारी सहायता होगी। देखिए क्या है डेफिनेशन। एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मेटाफर। तो मेटाफर की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, हमें बता रही है यहाँ पे मेटाफर में क्या होता है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग ऑब्जेक्ट के बीच इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था सिमिली, और सिमिली की डेफिनेशन थी डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिमिली। मतलब कि वहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता था, उपमेय को उपमान दर्शाने की कोशिश वहाँ पर की जाती थी, वो हुआ डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि उपमेय वह उपमान की तरह है ऐसे यहाँ पर नहीं दर्शाया जाएगा, बल्कि उपमेय उपमान ही है, ऐसी फीलिंग जहाँ पर दर्शाई जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से, बेटर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग वस्तुओं के बीच की अप्रत्यक्ष तुलना को रूपक अलंकार कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रत्यक्ष तुलना है, और दोनों जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग होती है, समान वस्तुओं के बीच की तुलना नहीं होती है। तो पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सिमिली और मेटाफर को, दोनों चीजों को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तानाजी फाउट लाइक अ लायन। तो पहला उदाहरण है सिमिली का। सिमिली का उदाहरण क्यों है? क्योंकि हमने देखा था
जिस वाक्य में लाइक, सो और एज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उपमेय जो है, उपमान है, ऐसी दर्शाने की कोशिश जहाँ होती है, वह अलंकार सिमिली अलंकार होता है। तो इस वाक्य में तानाजी फाउट, तानाजी लड़े, लाइक अ लायन, तानाजी शेर की तरह लड़े, मतलब तानाजी जो है उपमेय है, लायन जो है उपमान है, और उपमेय को उपमान है ऐसे बताने की कोशिश इस वाक्य में की गई है। और उस कोशिश के लिए लाइक इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है सिमिली का सेंटेंस है। अभी दूसरा सेंटेंस देखिए मेटाफर का, तानाजी वॉज अ लायन इन द फाइट। देखिए दो वाक्यों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तानाजी वॉज अ लायन, तानाजी शेर थे, इन द फाइट, लड़ाई में तानाजी शेर थे। तानाजी शेर के तरह नहीं थे बल्कि शेर ही थे, मतलब कि यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों एक ही है, दोनों में किसी भी तरह का फर्क नहीं है, दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं होती है। और जहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जाता है वह मेटाफर का एग्जाम्पल होता है, जहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर सिमिली का उदाहरण होता है। तो चलिए और कुछ हम लोग मेटाफर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। देखिए द कैमल इज, ऊंट जो है वह रेगिस्तान की शीप है, रेगिस्तान की जहाज है। मतलब कि कैमल जो है उपमेय है, शीप है उपमान, और दोनों जो है उपमेय और उपमान दोनों एक ही है, ऐसे इस वाक्य में दर्शाने की कोशिश हुई है। द कैमल इज द शिप, मतलब कि ऊंट जो है वह रेगिस्तान की जहाज है। अगर यही वाक्य हमें सिमिली में बनाना होता तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनता, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो लाइक शब्द का इस्तेमाल होता कंपैरिजन के लिए, और वहां पर कैमल को शिप की तरह बताने की कोशिश की जाती, इसलिए वह सिमिली का एग्जाम्पल होता। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि कैमल जो है वह रेगिस्तान की जहाज है, ऐसा सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया है, इसलिए यह उदाहरण जो है वह मेटाफर का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन यह एक ख्वाब है। देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन यह एक ख्वाब की तरह है, ऐसा सेंटेंस नहीं है। अगर के तरह है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, मतलब कि उपमेय जो है उपमान की तरह है, उपमेय को उपमान बताने की कोशिश होती तो फिर से वह सिमिली का उदाहरण होता। लेकिन लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है, उपमेय ही उपमान है ऐसे यहाँ पर बताया गया। बिल्कुल सेम है, दोनों चीजें उपमेय और उपमान एक ही है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है, इसलिए फिर से एक बार आपको समझ में आया होगा कि यह जो उदाहरण है यह मेटाफर का है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लव इज लाइक अ रेड रोज। देखिए फिर से एक बार लाइक वर्ड आया है, मतलब कि यह सिमिली का उदाहरण है। प्यार जो है या प्रेम जो है वह लाल गुलाब के तरह है, मतलब कि लव ये हुआ उपमेय। उपमेय मतलब कि जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर प्यार की तुलना हो रही है किसके साथ, तो लाल गुलाब के साथ। तो रेड रोज क्या है, उपमान है। लव इज लाइक अ रेड रोज, प्यार जो है वह लाल गुलाब की तरह है। तो ये सिमिली है, क्योंकि लाइक, एज, सो इसमें से किसी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अगर हमें इसे मेटाफर की फॉर्म में लिखना है, मेटाफर क्रिएट करना है, तो उदाहरण कैसे बनेगा, देखिए लव इज अ रोज, प्यार जो है वह क्या है, लव इज अ रोज, प्यार एक गुलाब है। उसे और बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो सेंटेंस देखिए पूरा क्या है, लव इज अ रोज बट यू बेटर नॉट टू पिक इट। देखिए प्यार एक गुलाब है, लेकिन बेहतर है कि आप इसे न चुने। न चुने मतलब कि इस रास्ते पर आप न चलो तो ही बेटर है, क्योंकि प्यार जो है, प्यार क्या है, एक रोज है, एक गुलाब है, लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि आप इस राह पर न जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है प्यार और उस गुलाब के बीच।
ये के तरह वाला सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर लाइक, एज, सो का इस्तेमाल उपमेय और उपमान के बीच नहीं हुआ है। मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर इज अ गॉडेस। मेरी माताजी देवी है। मेरी माताजी ये हुआ उपमेय, गॉडेस ये हुआ उपमान। मेरी माताजी देवी की तरह है, ऐसा सेंटेंस नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस होता माय मदर इज लाइक अ गॉडेस तो वो होता सिमिली का उदाहरण। लेकिन यहाँ पर कहा है माय मदर इज अ गॉडेस, मेरी माताजी देवी ही है, मतलब कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसीलिए इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है मिरर इज द आई ऑफ गॉड। मिरर मतलब सभी को पता है आईना, या हम इसे दर्पण भी कहते हैं। दर्पण भगवान की आंख है। मिरर इज द आई ऑफ गॉड। इसी सेंटेंस में अगर मिरर इज लाइक द आई ऑफ गॉड, इस तरह का सेंटेंस होता तो वह सिमिली का उदाहरण होता। धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है टैगोर्स पोयम्स आर द मैसेज ऑफ गॉड। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कविताएं हैं उसे इस सेंटेंस में उपमेय के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। द मैसेज ऑफ गॉड इज अ उपमान। अभी उपमेय उपमान ही है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा जहां पर बताया जाता है वो एग्जाम्पल होता है मेटाफर का। और अगर उपमेय को उपमान दर्शाने की कोशिश की जाती है, दोनों के बीच तुलना होती है, तुलना के लिए लाइक, एज, सो ऐसे में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो उदाहरण होता है सिमिली का। फिर से एक बार उदाहरण पढ़ते हैं। टैगोर्स पोयम्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताएं आर द मैसेज ऑफ गॉड, यह भगवान का संदेशा है। मतलब कि टैगोर जी की कविताएं भगवान का संदेशा ही है, उसकी तरह नहीं है। मीन्स इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट शॉपकीपर इज अ कनिंग फॉक्स। वह जो दुकानदार है वह एक चालाक लोमड़ी है। दैट शॉपकीपर इज लाइक अ कनिंग फॉक्स अगर होता तो वह सिमिली का उदाहरण होता। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दैट शॉपकीपर इज अ कनिंग फॉक्स, वह जो शॉपकीपर है, वह जो दुकानदार है, वह एक चालाक लोमड़ी है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है वाटर इज द नेक्टर फॉर एवरी एनिमल। देखिए सेंटेंस क्या है, वाटर इज द नेक्टर, पानी है। पानी क्या है? नेक्टर मतलब कि अमृत। फॉर एवरी एनिमल, हरेक एनिमल के लिए, हरेक जानवर के लिए, जिसमें इंसान का भी समावेश होता है, उन सभी के लिए पानी जो है वह अमृत है। देखिए, मतलब पानी को अमृत कहा गया है। पानी अमृत के तरह है ऐसे नहीं कहा गया है कि पानी जो है वह अमृत ही है। ऐसे ऐसा सेंटेंस से सेंस निकलता है, और जब ऐसा सेंस निकलता है तो वह उदाहरण होता है मेटाफर का। अगर सेंटेंस होता वाटर इज लाइक द नेक्टर फॉर एवरी एनिमल, पानी जो है वह जानवरों के लिए अमृत की तरह है, अमृत के जैसा है, अगर ऐसा सेंस होता तो उस समय यह सेंटेंस होता सिमिली का, यह उदाहरण होता सिमिली का। लेकिन ऐसा सेंस नहीं है, इसीलिए सेंटेंस बन रहा है मेटाफर का। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड मतलब कि ये दुनिया, ये संसार। इज अ स्टेज, स्टेज मतलब मंच। यह दुनिया एक मंच है। दुनिया को मंच कहा गया है, मतलब ये जो दुनिया है यह एक मंच है, यह मंच के तरह नहीं है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लासरूम वॉज अ जू। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और यहाँ चिड़ियाघर किसे कहा गया है? तो क्लासरूम को चिड़ियाघर। द क्लासरूम वॉज अ जू, कक्षा जो थी वह कक्षा एक चिड़ियाघर था। मतलब कि वो कक्षा का माहौल
जब उस कक्षा में किसी ने एंटर किया होगा तो ऐसे लगा कि यह चिड़ियाघर है, यह चिड़ियाघर के तरह लगता है, तरह दिखता है, ऐसा सेंस नहीं है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट। हाँ, तो सेंटेंस है द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, मतलब कि इस सेंटेंस में कहा गया है बर्फ जो है, द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, वह एक सफेद कंबल है। मतलब कि उस बर्फ को सफेद कंबल कहा गया है। बर्फ है उपमेय और ब्लैंकेट है उपमान। तो बर्फ जो है सफेद कंबल है, सफेद कंबल की तरह है, ऐसा सेंस अगर निकलता तो फिर से एक बार वह उदाहरण होता सिमिली का। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है श्रेयस अय्यर इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द टेस्ट क्रिकेट। देखिए, श्रेयस अय्यर एक मैन का ये हुआ है, मैन को यहाँ पर दर्शाया गया है एज अ उपमेय, और शाइनिंग स्टार है उपमान। तो चमकने वाला सितारा उपमान है। तो श्रेयस अय्यर जो है वह चमकता हुआ सितारा या उभरता हुआ तारा है। कहाँ का? तो टेस्ट क्रिकेट का। श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट के उभरते हुए सितारे है या उभरता हुआ तारा है, ऐसा सेंस इस सेंटेंस से निकल रहा है। मतलब श्रेयस अय्यर जो है वह शाइनिंग स्टार है, शाइनिंग स्टार ही है, शाइनिंग स्टार के तरह है, ऐसे यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो जहां पर indirect comparison between two objects, Shreyas Iyer and Shining Star, these are two objects and there is a indirect comparison, मतलब श्रेयस अय्यर जो है वह चमकते हुए सितारे है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। मतलब उपमेय जो है उपमान ही है, उपमान के तरह है, वहां पर कंपैरिजन नहीं है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन इज अ गोल्डन बॉल। देखिए, सूरज यह सुनहरा सुनहरी गेंद है, बॉल मतलब कि गेंद, तो सुनहरी गेंद है, सुनहरी गेंद की तरह है, ऐसे नहीं कहा गया है। सूरज को क्या कहा गया है? सुनहरी गेंद कहा गया है। तो लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और उपमेय उपमान ही है ऐसे दर्शाने की कोशिश हो रही है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है द पार्क वॉज अ लेक आफ्टर द रेन। देखिए, पार्क मतलब सभी को पता है, जिसे हम उद्यान या बाग कहते हैं। द पार्क वॉज अ लेक आफ्टर द रेन, बारिश खत्म होने के बाद वो जो पार्क था, वो जो उद्यान था, इट वॉज अ लेक, वह कैसे दिख रहा था? तो वह ऐसे लग रहा था कि कोई तालाब है। तो पार्क जो है वह तालाब ही है आफ्टर द रेन। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वो जो पार्क था उसे किसका स्वरूप प्राप्त हुआ? तो वह एक लेक की तरह दिख रहा था। तो पार्क जो है वह लेक ही है, उसके तरह है ऐसे नहीं कहा गया है। द पार्क वॉज लुकिंग लाइक अ लेक, ऐसा सेंटेंस अगर होता तो वह सिमिली होता। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द पार्क एंड द लेक, so it is also an example of metaphor. Next sentence है her brain is a computer. her brain is a computer, उसका दिमाग कंप्यूटर है। मतलब कि उसका जो दिमाग है वो क्या है? जैसे कंप्यूटर है, मतलब कि कंप्यूटर के तरह है ऐसा नहीं। हर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, हर ब्रेन इज एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तरह है ऐसे बताने की कोशिश नहीं हुई है। फिर से एक बार यहाँ पर कहा है कि उसका दिमाग जो है कंप्यूटर ही है, इसीलिए इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस है हर एंग्री वर्ड्स वेर बुलेट्स टू हिम। हर एंग्री वर्ड्स, उसके गुस्से से निकले हुए लफ्ज, उसके शब्द, जो कुछ उसने कहा होगा, वेर बुलेट्स टू हिम, तो उसके लिए वो जो वर्ड्स थे जो गुस्से से कहे गए थे वो कैसे थे?
इट वॉज बुलेट्स टू हिम, मतलब वह गोलियों की जो बौछार होती है, बंदूक की गोलियां, उन गोलियों की बौछार की तरह उसके वर्ड्स उसे लग रहे थे। मतलब कि हर एंग्री वर्ड्स वेयर लाइक अ बुलेट्स टू हिम, यह सेंटेंस होता। कंपैरिजन के लिए अगर लाइक का इस्तेमाल हुआ होता तो वह सिमिली का एग्जाम्पल होता, लेकिन हर उसके गुस्सेल शब्दों को, गुस्सेल लफ्जों को डायरेक्ट बुलेट कहा गया है, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है यह मेटाफर का है। नेक्स्ट सेंटेंस है बुक्स आर द कीज टू अवर इमेजिनेशन, मतलब कि किताबें हमारी कल्पना की कुंजी है। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, बुक्स आर द कीज टू अवर इमेजिनेशन, किताबें हमारी कल्पना की कुंजी है। मतलब कि किताबें और कीज, बुक्स और कीज दोनों को, उपमेय और उपमान को एक ही कहा गया है। बुक्स जो है उपमेय है और कीज है उपमान, तो उपमेय उपमान ही है। बुक्स जो है वह हमारे कल्पना की कुंजी है। ऐसे इनडायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। इफ वी यूज देयर लाइक, books are like the keys to our imagination, at that time it will be the example of simile, but here is not like, so and as, so it is the example of metaphor. So in this way, in today's video lecture we learn about metaphor, and I hope you like this video. If you like it, please give your comments and try to subscribe it and share with your friends and relatives also. Thank you so much.